नमस्कारम शिष्यों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं वीडियो ऑन स्टूडेंट डिमांड। जैसा कि आप देख सकते हो, लवली सिंह जी ने डिमांड की है कि सोने के प्राइस क्यों बढ़ते हैं, खास करके रिसेशन के टाइम, मंदी के टाइम। तो उसी पर मैं वीडियो लेके आया हूं, एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। आपका भी कोई टॉपिक यदि डिमांड में है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर कि सोने के भाव क्यों बढ़ जाते हैं, खास करके मंदी के टाइम। जैसे कि अभी कोरोना में मंदी चल रही है। अब देखिए, जब भी रिसेशन के टाइम, खास करके भारत में मंदी के टाइम जब सोने के भाव बढ़ जाते हैं तो दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है कि क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है। क्या लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता? क्योंकि देखिए, मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहाँ आपको मांग एंड पूर्ति वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना के टाइम में भारत में सोने की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। खास करके अप्रैल और मई के महीने में तो सोने की डिमांड ना के बराबर थी, फिर भी जो भाव है वो बढ़ जाते हैं। डिमांड कम होने के बावजूद भारत में तो भाव बढ़ जाते हैं सोने के। तो ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया क्या? क्योंकि डिमांड तो कम है, फिर प्राइस तो कम होना चाहिए, तो प्राइस बढ़ा कैसे? तो आइए समझते हैं इसी चीज को। तो पहले तो भारत में सोने का क्या सिस्टम है वो देखते हैं। देखिए, अपने यहाँ पर सोना जो है वो बाहर से आता है। तो भारत में जो सोना है वो हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। और बाहर से मना के बाद जब इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद मार्केट में आता है और फिर वो आपके पास आता है। यहाँ से मार्केट में आप जाके खरीद सकते हो। लेकिन रिसेशन के टाइम में तो डिमांड कम हो जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सोने की डिमांड करते हैं। जब डिमांड इतनी कम हो गई है तो प्राइस कम होना चाहिए। फिर भी यदि आप जाते हो मार्केट में सोना खरीदने तो आपको भाव बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में गोल्ड के भाव तय कौन करता है, कौन फिक्स करता है कि क्या भाव होना चाहिए सोने का। ये जो हम अखबारों में देखते हैं कि सोने का आज ये भाव चल रहा है, वो भाव चल रहा है, तो ये फिक्स कौन करता है कि भारत में सोने का ये भाव है? हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब है IBJA, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। ये एसोसिएशन ही फिक्स करती है सोने के भाव भारत में क्या होंगे। अब देखिए, जब ये एसोसिएशन भाव तय करती है सोने के, तो वो चार चीजों पे डिपेंड करता है कि सोने के भाव क्या रखेंगे। पहला तो देखिए इंटरनेशनल प्राइजेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भाव चल रहा है। जाहिर है कि हम सोना बाहर से मंगाते हैं तो बाहर क्या प्राइस चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। अगर वही महंगा हो जाए तो हमें तो ऑटोमेटिकली भाव महंगा करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, हमारे रुपए की क्या वैल्यू है उस पर फर्क पड़ता है, जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट उस पर भी फर्क पड़ता है, और प्रॉफिट भी देखा जाता है। जाहिर है प्रॉफिट भी कमाना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोने के प्राइस तय करने में इन चारों में जो सबसे मेन खिलाड़ी है वो है इंटरनेशनल प्राइजेस। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर यही ज़्यादा हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली भाव बढ़ा नहीं होंगे। अब देखिए, हम इंटरनेशनल प्राइजेस की बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइजेस में क्या चलता है मंदी के टाइम, यानी कि पश्चिमी देशों की बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे, क्योंकि वहीं से इंटरनेशनल प्राइजेस फिक्स होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये है इन्वेस्टर्स जो पैसा निवेश करते हैं, ये इन्वेस्टर्स है सारे के सारे। अब क्या होता है, जब मंदी का टाइम आता है, जब रिसेशन का टाइम आता है, तो ये सबसे सेफ जगह में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सबसे सुरक्षित हो। तो सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड में। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेड फंड। जैसे ऐसे समझ लो इसको आसान भाषा में कि जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदे जाते हैं, वैसे ही गोल्ड पे इन्वेस्ट किया जाता है ETF के थ्रू। बाहर के इन्वेस्टर्स ऐसा ही करते हैं। अब क्या होगा, जब इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ गोल्ड की डिमांड करेंगे कि हमें गोल्ड में पैसा लगाना है, गोल्ड में पैसा लगाना है, तो वहां डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली यहाँ लग गया कि जब यहाँ डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई। तो यहाँ जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारा IBJA भी क्या करेगा, वो भी इंटरनेशनल प्राइस ही देखता है सबसे पहले। तो जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसको भी सोने के भाव बढ़ाने ही होंगे। चाहे आप भारत में डिमांड करो, ज़्यादा करो, कम करो, इनको तो भाव बढ़ाने ही होंगे, क्योंकि ये जहाँ से सोना मंगाएंगे वो भाव तो उनको बढ़ा हुआ ही मिल रहा है, तो उससे कम थोड़ी कर सकते हैं। देखिए, बाकी फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, टैक्सेस, प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ रुपीज़, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि जाहिर है कि वही शुरुआत है। अगर वही ज्यादा हो गया तो सोने के भाव भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में बता दिया कि मंदी के टाइम भारत
में सोने के भाव क्यों बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि लवली सिंह जी ने डिमांड किया था, आप भी डिमांड कर सकते हो। ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो करंट में चल रहा हो, इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के हिसाब से, तो मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा। ये चीज आप या तो मुझे कमेंट में बता दीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिएगा कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है।